है, एटीएम तो एक तरह का एग्जाम्पल है जहाँ से चोरियां होती हैं। आपके पास फिशिंग के मेल आते हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया से आपके पास मेल आया, सब कुछ दिखेगा, बैंक ऑफ सब कुछ दिखेगा कि नीरज जी ही हैं, बट ये एक्चुअली में नीरज जी नहीं है। बैंक का जो डोमेन है वो किसी और लिंक है, आपने अपना डेटा डाला और वहां से चोरी हो गई। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मजेदार व्यक्ति आए हैं। मजेदार कहने का मतलब यह है कि आज जो समाज में स्थिति हो रही है वो एक ही अद्भुत तरह का खेल है। वैसे लोगों के लिए जो गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं, वैसे लोगों के लिए जो लोगों को धोखा देते हैं, वैसे लोगों के लिए यह एक प्रकार का खेल है जिसका खामियाजा एक आदमी, एक मध्यम क्लास का आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति किस तरह से उसको झेलता है। उस खेल के पीछे उसको क्या क्या चीज़ खोना पड़ता है। ऐसे ही कुछ मज़ेदार बातों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, श्री अजीज अहमद जी, जो कि MBA हैं, MCA हैं और उसके साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं और इन्होंने महारत हासिल किया है साइबर सेल को लेकर। तो साइबर सेल को लेकर हम कुछ बात करते हैं। तो अजीज अहमद जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और कुछ जानकारियां जो कि आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं साइबर सेल के द्वारा, उससे कुछ बचाव के, कुछ सुरक्षा के, और किस प्रकार से ये घटना अपराधी इन घटनाओं का अंजाम देते हैं, उसके बारे में कुछ साक्षात्कार आपके साथ करेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि आज प्रशासन के द्वारा बहुत ही कड़ी सुरक्षा बनाया गया है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ये साइबर क्राइम हो रही है। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने न्यूज़ चैनल में वक्त दिया। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद, पुलिस है, वकील का महकमा है, उसके बाद भी ये क्राइम क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पुलिस के लोग भी हैं, शायद उनके पास भी थोड़ा सा एक जो वैक्यूम रह जाता है कि शायद जो पुलिस है उनको शायद IT का उतना या साइबर स्पेस के बारे में उतना नहीं पता शायद जितना पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप पटना से रांची की तरफ आते हैं और ट्रेन में चोरी हो जाता है तो आपको पता है कोडरमा में चोरी हुआ है, पुलिस उसका छानबीन करेगी। लेकिन ये केस कुछ उल्टा होता है यहाँ पर कि आपने ATM से पैसा निकाला और जो साइबर सेल के अपराधी हैं उन्होंने आपका डेटा चोरी कर लिया स्कीमर का इस्तेमाल करके और कैमरा का इस्तेमाल करके। उसके बाद पैसा आपका कहीं और से निकल जाता है। वो कहाँ से निकलता है, वो किस जैसे कि कोई भी ATM मशीन किसी भी जगह पे लगता है तो वो बैंक के प्रशासन के अंतर्गत उसको लगाया जाता है। बैंक के जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके सामने में उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी किस तरह से उसमें मतलब लोग कैमरा लगा देते हैं? नहीं, वही चीज़ है। अगर आप रांची की बात करें, आप अगर अभी ATM का मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद 100 में 10 जगह ही गार्ड होते हैं। जनरली गार्ड उस वाले ATM में होते हैं जहां पर बैंक स्थापित भी होता है। बट चूंकि इतने सारे ATM है, आपको हर जगह गार्ड्स नहीं मिलेंगे। कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पर मिक्स्ड आबादी है, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग भी हैं और वहां पर ATM काफ़ी खाली सा होता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके जहां पर आप कार्ड डालते हैं वहां पर साइबर अपराधी स्कीमर डाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं, जहां से वो डेटा चोरी कर लेते हैं। इसकी जानकारी जो हमारी टीम के द्वारा भी हमने एक बार मुआयना करवाया था कि रांची में बहुत से ऐसे जगह है जहां पे सुरक्षाकर्मी नहीं रहते हैं। तो हमारी टीम ने इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन भी किया था और हमारे चैनल में आके हमें रिपोर्ट भी किया था कि सर जैसे किशोरगंज में बहुत सारे ऐसे ATM है जहाँ पे सुरक्षाकर्मी नहीं है, कड्रू में बहुत सारे ऐसे ATM है जहाँ पे सुरक्षाकर्मी। तो ये बैंक का अपना कहीं ना कहीं बैंक का ये अपना ये नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे सुरक्षाकर्मी दें, क्योंकि 24 आवर सर्विस
जहाँ पे मिलता है, तो वहाँ 24 आवर आपको सुरक्षा कर्मी भी होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल बैंक के थ्रू की जानी चाहिए। और बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि कटरू में, रांची में भी गार्ड नहीं होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप थोड़ा रांची से बाहर चले जाइए, आप खूंटी चले जाते हैं, सिमडेगा चले जाते हैं, या गांव की दूर दराज इलाके में चले जाते हैं, वहाँ एटीएम तो होगा लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं। बट ये तो एक तरह का माध्यम हुआ जहाँ से चोरी होती है। ठीक है। दूसरे कई सारे माध्यम है जहाँ से चोरियां होती हैं। आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका एक कॉपी किसी और मोबाइल फ़ोन में बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे माध्यम हैं। एटीएम तो एक तरह का एग्जाम्पल है जहाँ से चोरियां होती हैं। आपके पास फिशिंग के मेल आते हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया से आपके पास मेल आया, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा कि नीरज जी ही हैं, बट ये एक्चुअली में नीरज जी नहीं है। बैंक का जो डोमेन है वो किसी और लिंक है, आपने अपना डेटा डाला और वहां से चोरी हो गई। आप जहां तक ओटीपी की बात करते हैं, तो ओटीपी जो कंसेप्ट होता है सिर्फ इंडिया में होता है। अगर मुझे पता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स क्या और सीवीवी क्या है, तो उस डिटेल से मैं शॉपिंग कर सकता हूँ दुबई की वेबसाइट से, जहां मैं यूएस से सामान मंगा करके अफ्रीका में डिलीवर करवा लूंगा। तो आप कौन से कोर्ट में जाएंगे? तो बहुत सारे माध्यम है क्राइम करने के, और जो कि आजकल हो रहा है। हाँ, यदि इस तरह का कोई घटना अगर आम इंसान के साथ में होता है, तो उस आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया कि एक आम आदमी, आप जैसे प्रेस में हैं, आपको लीगल रेमेडीज पता है, या जो एडवोकेट है उनको पता है कि लीगल रेमेडीज क्या है, पुलिस को पता है। एक रिक्शा वाला, एक आम आदमी, उसके साथ प्रैक्टिकल यूज केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि किसी के कार्ड से 10,000 रुपए निकल जाते हैं, कार्ड में स्कीमर से चोरी किया और 2 दिनों में क्लोन बना करके पैसे निकाल लिए। ठीक है। अब एक आम आदमी सबसे पहले तो समझ नहीं पाता कि पैसे कैसे निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, क्या करना चाहिए। वो अपने बैंक वाले को फ़ोन करता है कि मेरा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, चोरी हो गया है। बैंक वाले बोलेंगे कंप्लेन करने के लिए आपको एक एफआईआर चाहिए कि ये चोरी बिना आपकी जानकारी के हुई है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप थाने में जाते हैं, थाने वाले कहते हैं हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप कल आइए, परसों आइए। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपको लगता है कि आपने एफआईआर लिखा है, बट एक्चुअली में वो एनसीआर कर देते हैं। एनसीआर का क्या मतलब होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जहाँ पे पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन आपके साथ चूंकि फ्रॉड हुआ है, चोरी हुआ है, ये सीआरपीसी आईपीसी के अंतर्गत आता है। और जहाँ भी सीआरपीसी आईपीसी की बात करते हैं तो एफआईआर की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि बिहार का मैं एक एग्जांपल लूं, किसी के 10,000 रुपए निकल गए, आप बिहार में एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि बिहार में ऑनलाइन कंप्लेन होता है, ऑनलाइन एफआईआर नहीं होता। तो मैं उसको ये राय दूंगा कि अगर आप बिहार में हैं, आप थाने भी मत जाएं, जो कि पुलिस परेशान कर रही है, आपको नहीं लिख रही है। उस केस में क्या करें, आप बैठे बैठे दिल्ली के किसी भी थाने में, दिल्ली में चूंकि ऑनलाइन एफआईआर है, बैठे बैठे किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दें आप। वहां तो रजिस्टर्ड हो गया, आपको उसका नंबर मिल गया, आपके पास दिल्ली से फोन आएगा कि आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया है। आपने क्यों कराया? तो आप उन्हें कहेंगे, क्योंकि साइबर लॉ में क्या होता है, साइबर स्पेस में, कि इसका ग्लोबल जुरिडिक्शन होता है। हो सकता है कि मेरा बैंक यूएस का है, मैं इंडिया में हूँ, पैसा अफ्रीका निकल गया, तो मैं तो अफ्रीका नहीं जाऊंगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि ये ग्लोबल जुरिडिक्शन होता है। तो आपके केस में क्या करेंगे, जब दिल्ली में रजिस्टर्ड होगा, तो दिल्ली वाले जो थाना है, क्योंकि वहां का केस तो फिजिकली है नहीं, बैंक वहां है नहीं, तो वो उसको एज ए 0 एफआईआर बना करके आपका जो केस है वो आपकी लोकेशन बिहार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे ये हुआ लीगल रेमेडीज में कि आप परेशान भी नहीं हुए, और आपका 0 एफआईआर बन करके आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। एक बार जब वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसी एफआईआर के बिहाफ पे आप बैंक में कंप्लेन देते हैं। क्योंकि ये जो पैसा है ये बैंक नहीं देती है आपको, ये एनसीपीआई होती है, नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको पैसा देती है। जैसे आप किसी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो बैंक नहीं देती है आपको। बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आप इंडियन बैंक से निकाल रहे हैं तो वहाँ वीजा इन्वॉल्व होता है। या एनसीपीआई की हम अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें, एनसीपीआई क्या काम करती है? एनसीपीआई क्या करती है, जितने भी पेमेंट के जैसे मैं एक बहुत ही लेमैन दर्शकों के लिए बताऊं कि मान लीजिए आप रांची में रहते हैं और बड़ा ये कमर्शियल स्पेस हो गया, आपको अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है। और मैं एक ट्यूटर हूँ, मुझे किसी को पढ़ाना है, बट मैं नहीं जानता किसको पढ़ाऊँ, बच्चे नहीं मिल रहे, आपको नहीं पता ट्यूटर कहाँ मिल रहा है। तो उस केस में क्या, ट्यूशन ब्यूरो होता है जिनका संपर्क आपसे भी है, मेरे से भी है, तो आपसे वो कमीशन लेकर के आपके बच्चों को मेरे से वो ट्यूशन करवा देता है। तो वैसे ही बैंक के कंसेप्ट में भी आपका जो नेशनल पेमेंट जो पैसे का ट्रांजैक्शन करती है, जैसे वीजा हो गया, एनसीपीआई हो गया, मास्टर, तो पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो देखती है।
और वो जितने भी बैंक्स को है उसको वो एक प्लेटफॉर्म देती है। तो उस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो वो एनसीपीआई के द्वारा ही हाँ, तो ये जो पैसे आपको देगी वो बैंक नहीं देगी। तो जब आपने बैंक में कंप्लेन फाइल किया, उसके साथ साथ क्या करना है, क्योंकि जितने भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस में चलते हैं, तो ऑनलाइन आरबीआई में भी आप एक एप्लीकेशन डालेंगे विद दिस एफआईआर, और साथ में आप एक साइबर सेल में भी एक कंप्लेंट डालेंगे कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब ये जो एफआईआर पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस का काम है कि क्रिमिनल को ढूंढ के निकालना, जो कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस एफआईआर से आपके पैसे निकल जाएंगे बैंक से, जिसको आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फॉलो अप करना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह का आरबीआई का गाइडलाइंस होता है? आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, उसमें जैसे कि आपने जब कंप्लेन किया, तो आरबीआई के जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या आपको बैंक ने रिस्पांस दिया या नहीं दिया। अगर बैंक ने रिस्पांस नहीं दिया तो एक तय सीमा तक आपको बैंक के रिस्पांस का वेट करना है, उसके बाद आपको आरबीआई के पास कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाना है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम बैंक वाले के पास वर्बल हमें वो जवाब देते हैं कि आपका पैसा तो निकल गया, मुझे पता नहीं है या क्या करना है, आप एफआईआर कीजिए। तो उस बिहाफ पे भी आप वहाँ ऑप्शन ये चूज कर देंगे कि आरबीआई ने हमें रिस्पांस दिया है और ये कंप्लेन मैं आरबीआई के पास भी फाइल करता हूँ। और आरबीआई की एक तय सीमा होती है कि इस इतने दिनों में आपके पैसे आ जाने चाहिए, बट प्रैक्टिकली शायद ये फिजिबल हो नहीं पाता, क्योंकि बैंक की भी डिपेंडेंसी एनसीपीआई वगैरह पे या और संस्थाओं पे होती है, इसमें कि काफ़ी समय लग जाता है। तो साइबर सेल इस तरह के केसेस में किस तरह से काम करती है? साइबर सेल, बिल्कुल। तो साइबर सेल क्या करता है, देखिए होता क्या है कि एक होता है कि आप फिजिकली चीजें देख रहे, किसी ने किसी से पैसे छीन लिए, बट हमारे केस में क्या है कि सारा एक वर्चुअल स्पेस होता है कि हमारा बैंक यहाँ था, एटीएम कहीं और था, बैंक किसी और कंट्री का था। तो आपके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं या रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं, तो साइबर सेल में शायद अभी उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है एक्चुअल बैंगलोर, जहाँ पे चीज़ों को हम आसानी से यूटिलाइज कर सकें। तो पुलिस वाले को भी, जो साइबर सेल के लोग जो काम करते हैं, उन्हें पूरा कॉल फ्लो पता होना चाहिए, या होता है कि हमारा जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसमें इंटरसेक्शंस होते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या लॉग होता है, क्या टाइम। तो टेक्निकल एबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है एक क्राइम को। जैसे कि अभी आप देखेंगे झारखंड में जामताड़ा, इसका बहुत ही बड़ा इस पर फिल्म सीरीज भी बन गई है। तो जामताड़ा इसका बहुत ही एक कह लीजिए कि साइबर क्राइम का एक कैपिटल है, और जो उप कैपिटल बनने वाला है शायद गया में एक जगह है पहाड़पुर, तो वहाँ से काफ़ी और नए नए जालसाजी के तरीके से ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अब आप देखेंगे जो आईटी हमारे पास लॉ है 2000 का एक्ट है, और अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, उसके बाद से हमारा कोई लॉ बना नहीं। तो आईटी में रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और लॉ हमारा वहीं का वहीं स्टेगनेंट है। अब जो वकील, आपको इसके वकील भी मिलने मुश्किल हैं। जो वकील हैं वो शायद उन्हें आईटी या साइबर का या टेलीकॉम का उतना पता नहीं, और जो इंजीनियर हैं वो लॉयर नहीं है। तो बड़ा ये वैक्यूम है आपको। तो इस वैक्यूम को कवर कर, इसलिए मैं जो पढ़ने वाले लोग हैं शायद उनको मैं बताना भी चाहूँगा कि आने वाले समय में ये साइबर लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, तो लोग अपना जो कैरियर है उसके तरफ भी मोड़ सकते हैं, जो कम्बिनेशन आईटी प्लस लॉ या कुछ इस तरह का। मतलब आपके कहने के अनुसार कि जो व्यक्ति आज इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उसे लॉ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, माने बिल्कुल। लॉ में किसी भी एक विभाग का कॉम्बो उसको हम कह सकते हैं, वो होना चाहिए। ये जरूरी है। देखिए लॉ क्या है कि एक बहुत बड़ा, मतलब एक लॉ को हम एक शब्द में शायद डिफाइन नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ भी लॉ है, हर जगह लॉ है। हम लॉ के गवर्न अंडर द रूल ऑफ लॉ ही काम करते हैं। लेकिन एक मान लीजिए जो सिंपल लॉयर है, ग्रेजुएशन करके लॉ करता है, तो वो शायद ज़्यादा एक्सपर्टाइज सिविल लॉ में या सिविल लॉ के बहुत ही मतलब लैंड रेवेन्यूज में या क्रिमिनल लॉ के सीआरपीसी में काम करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपके पास फ्रेम ये करता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी ने किसी कंपनी को खरीद लिया, आरएसपीएल ने किसी इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर किया। अब ये एक्विजिशन मर्जर कौन से लोग करेंगे? तो वो लोग करेंगे जो सीएस प्लस लॉयर होंगे, या जो टैक्सेशंस का पार्ट होता है, तो जो टैक्सेस भी जानते हैं, जो सीए प्लस लॉयर हैं। उसी तरीके से हमारा जो इंजीनियरिंग जो आईटी प्लस लॉ का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली उसमें ज़्यादा जो मेन लोग साइबर लॉ में इसी फील्ड के लोग आते हैं। तो लॉ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, क्या कह सकते हैं कि मल्टीपल एरियाज को मिला करके आपका लॉ को आगे करना चाहिए। बैंक जो खाता धारकों को एटीएम देती है, तो उस कार्ड में एक नंबर होता है 16 डिजिट का, उसके साथ साथ उसके पीछे एक 3 अक्षर का भी नंबर रहता है जिसको सीवीवी बोलते हैं। तो क्या होता है सीवीवी?
देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो कार्ड नंबर है वो तो बड़ा कॉमन होता है आपका। सिर्फ सीवीवी नहीं, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, सीवीवी होता है, ये जो कार्ड में प्रिंट होता है। और साथ में पीछे इंस्ट्रक्शन भी होता है कि जब आपको कार्ड मिल जाए तो आप सीवीवी को मिटा दें वहाँ से, जो कि जनरली करते नहीं हैं हम। तो सीवीवी क्या होता है, आपका एक काइंड ऑफ पिन हो गया कि उस पिन पे ही ट्रांजैक्शन होगा। अब इसके दो पैरामीटर होते हैं। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो सीवीवी भी हमारा पिन है, साथ में हमारा ओटीपी भी पिन है, हमारा डुअल पिन यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सीवीवी को मिटा करके रिमेंबर कर लेना है, और जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करें तो सीवीवी आप जब टाइप भी करते हैं तो वो दिखता नहीं है, वो आपको स्टार मार्क दिखता है, वो इसलिए कि वो पिन होता है। और बाद में आपको ओटीपी आता है, आपका ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ये जो ओटीपी का कंसेप्ट है सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, या कि कुछ देशों में होगा, लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है कि ओटीपी नहीं आते हैं आपके, उस सीवीवी तो पे ही अगर काम होता है। हाँ, अगर आपने सीवीवी डिलीट नहीं किया है तो मैंने आपका सीवीवी और कार्ड नंबर देख लिया है, तो मैं उसी कार्ड डिटेल्स पे और सीवीवी पे मैं यहाँ से बैठे बैठे किसी एक बाहर की वेबसाइट से सामान परचेज कर लूंगा कि दुबई से दुबई में डिलीवर करवा दो किसी को। आपको पता, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी नहीं चाहिए, आपको पता भी नहीं चला। तो इसीलिए आपको जो सीवीवी है अपना बहुत ही सिक्योर तरीके से रखना है। जैसे ही कार्ड मिले उसको वहां से हटा करके रिमेंबर कर लेना है। तो सीवीवी बेसिकली आपका एक तरह का पिन हो जाता है या पासवर्ड हो जाता है। वो भी पिन ही है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों के सुरक्षा के मद्देनजर कुछ सुझाव? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। सही तो बात। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जितना रिसर्च किया है, मैं इसको 2-3 एग्जांपल में समझाना चाहूँगा। आप क्या कीजिए, किसी बैंक के, अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपए हैं, तो आप अपना अकाउंट 2 बैंकों में रखिए। मान लेते हैं कि हमने एक रखा है बैंक ऑफ इंडिया में, एक रखा है एसबीआई में। आपने जो 9 लाख रुपए है वो आप डाल दीजिए बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का ना ऑनलाइन बैंकिंग होना चाहिए और ना ही आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए या एटीएम कार्ड होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन करें, आज तो बैंक में आप कोई भी खाता खोलने जाते हैं तो माने डेबिट कार्ड आपको कंपलसरी नहीं, उसमें ऑप्शन होता है। आप जब आप फॉर्म भरते हैं आप मना कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए कार्ड। तो बैंक के पास ऐसा मैंडेटरी ये नहीं कि आपको लेना ही है। अच्छा। वो आपके हिसाब से है कि आप क्या क्या फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका बंद करने, क्योंकि अगर उसमें क्या होगा कि आप जब चेकबुक से यूज करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो देश के बाहर किसी भी फ्रॉड तरीके से एटीएम के नंबर वगैरह से नहीं होगा या ऑनलाइन फिशिंग के थ्रू नहीं होगा। तो वो 9 लाख रुपए जो भी ट्रांजैक्शन करना है आप चेकबुक वगैरह से आप कीजिए। अब चूंकि हम आईटी आजकल बड़े फास्ट जमाने में रहते हैं, तो हमें कुछ पैसे पर डे ट्रांजेक्शन के लिए भी चाहिए, तो 1 लाख रुपए हम एसबीआई में रख लें, जिसका कि ऑनलाइन बैंकिंग भी हो और सारा चीज हो, कि अगर हमारा फ्रॉड भी हो तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही, हमने 90% जो पैसे हमने सेव कर लिए। ये तो हुआ पहला तरीका। सेकंड तरीका मैं ये कहूंगा कि जो आपने 1 लाख रुपए भी सेव किए हैं तो वैसे बैंक में सेव करें जहां पे आप टेम्पोरली इसकी लिमिट सेट कर दें या ब्लॉक कर दें। जैसे मैं ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं आपके एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटीज। जैसे अभी तो कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जिसमें ये ऑप्शन दिया रहता है कि आप अपने डेबिट कार्ड को ऑफ कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप डिसेबल कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दूं सिटी बैंक का, वो इंटरनेशनल बैंक है। सिटी बैंक में क्या कर सकते हैं कि आपने पैसे विड्रॉ किए, आप ऑनलाइन जाकर के उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं कि मैं ये कार्ड अभी टेम्पोरली ब्लॉक कर रहा हूँ। जब फिर आप यूज करना चाहें तो इसको फिर इनेबल कर दें, आप वो भी कर सकते हैं, या लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम एक दिन में इतने ही पैसे निकालें। तो कुछ इस तरह के बैंक को आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपने 9 लाख तो आपने सेव किए, ये 1 लाख को भी और आप अच्छे तरीके से सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। सही बात है। आम जनता जो है वो बेसिकली भारतीय स्टेट बैंक को ज्यादा मान्यता देती है, तो ऐसे बैंकों में भी इस तरह की सुविधाएं शुरू होनी चाहिए। हाँ, ये अभी देखिए, ऐसे एसबीआई की बात करें, अभी सितंबर के महीने में इन्होंने फ्रॉड से बचने के लिए ये किया है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जब एटीएम के पास जाएंगे, अपना पिन वगैरह डालेंगे, तो बाद में आपको एक ओटीपी भी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद ही पैसे निकलेंगे आपके। तो ये बड़ा कारगर कदम है। इस तरह के और भी, चूंकि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, साइबर फ्रॉड भी पैरेलली हमसे शायद बेहतर भी सोच रहे होंगे। तो ये क्या है, एक कि हमेशा आपकी लड़ाई होती रहेगी क्राइम, आम चीज़ों में भी क्राइम से आपकी लड़ाई होती रहेगी। तो आप कितना पैरेलली उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कदम आने वाले दिनों में और आने चाहिए और आएंगे भी, जिससे कि आपका बचाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से आज जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो अजीत सर ने बताया कि
क्यों ये साइबर क्राइम होता है और इससे बचने के क्या क्या सुरक्षा के नियम हैं, लोगों को किस तरह अपने खाते को 2 बैंकों में रखने चाहिए। अगर कुछ पैसे हमारे चोरी भी हो जाते हैं तो कुछ ऐसे पैसे हैं जो हमारे पास सेफ रहेंगे। जब मैं छोटा था और कहीं भी बाहर सफ़र के लिए जाता था तो हमारे पिताजी मुझे हमेशा सिखाते थे कि पैसे को एक जगह मत रखना, उसको 2-3 जगह पे बांट के रखना, कि अगर कभी चोरी होता है, कोई पॉकेटमार तुम्हारा एक पॉकेट का पैसा काट लेता है तो रास्ते में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह का फार्मूला अजीज साहब ने हमें बताया है और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। RSPN न्यूज को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, बेल बटन दबाना कभी ना भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी अगर अपनी कोई राय हो, अपना कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।